नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेहत की पाठशाला। सेहत की पाठशाला में आज विस्तार न्यूज आपको बताएगा महिलाओं की सेहत के बारे में। फोकस हमारा महिलाएं ही रहने वाली है। आपको बताएंगे कि आखिर महिलाओं से जुड़ी क्या समस्याएं होती हैं। और देखिए, महिलाएं जो कंसीव नहीं कर पा रही है, वो कपल जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, उनसे जुड़े हुए सारे सवाल आज आपको इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। और क्योंकि पाठशाला है तो मेंटर की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए सीधा आपको मिलवाते हैं हमारे मेंटर से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर हेल्थ यानी कि औरतों की सेहत से सीधा सरोकार रखने वाला ये इंस्टीट्यूट, ये हॉस्पिटल, इसकी फाउंडर से हम बात करते हैं। इसकी फाउंडर है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक सर्जरी मिसेस प्रिया चित्तावर। बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। थैंक यू सो मच। तो आज हम क्योंकि महिलाओं की सेहत से जुड़ी हुई बात करेंगे, और सबसे पहले तो आपका इस तरीके का एक इंस्टीट्यूट, हार्मनी इंस्टीट्यूट का आइडिया सोचना, उसका नाम हर हेल्थ रखना, क्योंकि कहते हैं कि जब एक औरत पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं, लेकिन एक औरत जब सेहतमंद होती है तो वो परिवार, उसके आने वाला परिवार और तमाम पीढ़ियां ये भी सेहतमंद होती हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हर हेल्थ नाम है वो ही एनकैप्सुलेट करता है जो मेरा आइडिया था। हर हेल्थ एक्चुअली एक्रोनिम है हार्मनी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसका जो हर वर्ड है वो हमने बहुत ध्यान से चुना है। हार्मनी का मतलब होता है जो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस हैं, जो हमारी शरीर के अंदर और बाहर है, उसके बीच की हार्मनी। और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इसलिए क्योंकि मैं इसको एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं समझती हूँ। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ पे हम फ्यूचर जनरेशन्स को भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सर्जरीज, रोबोटिक्स हो। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये इसका दायरा बहुत बड़ा है। आजकल हम IVF सेंटर्स के बारे में जानते हैं, हॉस्पिटल्स के बारे में जानते हैं, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ उससे और बड़ा सब्जेक्ट है। सो वी वांट टू बी अ सेंटर जो कि हेल्प करता है औरतों को उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने में, और कभी उसमें कोई इशू आता है तो उसको रेमेडी करने के 360 डिग्रीज जितने तरीके होते हैं वो सब हमारे पास हैं। टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं विस्तार से। तो इसको आपने बनाया, उसमें आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई गलती कर दी, या फिर अब पीपल आर गेटिंग अवेयर, लोगों में अब वो जागरूकता है एंड पीपल आर एक्चुअली कमिंग, लोग आ रहे हैं और लोग सबसे पहले तो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ये दिक्कत है, हम इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं। सो हाउ इज द रिस्पॉन्स, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी में ऐसा खोलना? बहुत ही अमेजिंग है। मतलब इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। और शायद जब मैंने पेशेंट से पूछा या जो महिलाएं आती हैं उनसे पूछा तो उन्होंने दो चीज़ें कही। सबसे पहला होता है कंफर्ट। एज विमेन वी टेंड टू ओपन अप ओनली व्हेन वी आर कंफर्टेबल। तो जब हम एक अस्पताल की सीढ़ी चढ़ते हैं और वहाँ पे बहुत सारी हमें बीमार लोग दिखते हैं या बहुत अननोन डॉक्टर्स दिखते हैं, तो बहुत कम महिलाएं होंगी जो उस परिवेश में कंफर्टेबल होंगी। सो व्हाट वी डिड इज़ कि हम कंफर्ट और टेक्नोलॉजी इसको साथ में लेके और एक्सपर्टीज, ये तीनों चीज़ों को साथ में लेके आए हैं। अच्छा, मैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं, तो मैं ऐसे ही आपकी एक रील देख रही थी, उसमें आपने लिखा था, एक रील थी जिसमें डॉक्टर प्रिया ने लिखा था कि एक हॉस्पिटल बना लेती हूँ क्या ही हो जाएगा, और उसके बाद मिलियंस में गई है वो रील्स। मैंने भी कुछ होमवर्क किया है, तो एक हॉस्पिटल बना लेती हूँ क्या ही हो जाएगा, लेकिन उसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखी। आपने बताया कि आपको टीम बहुत अच्छी मिली है, उसके बाद टेक्नोलॉजी की बारे में आपने लिखा है। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी इंडिया में है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर अभी तक क्या स्टेटस था, और आपका जो ये हॉस्पिटल है उसने ही क्या इसको बढ़ावा दिया है, ये भी बताइएगा। जब भी कोई टेक्नोलॉजी फोकस करती है महिलाओं के हेल्थ के बारे में या उनकी सर्जरी के बारे में, तो वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल्स अडेप्ट नहीं करते। शायद ये होगा कि उनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो महिलाएं नहीं हैं, या फिर महिलाएं इंश्योर्ड नहीं हैं, या वो अपने हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है, जो भी रीज़न हो। बट इंडिया के या वर्ल्ड के जितने एडवांसेस हैं वो अभी तक मध्य भारत में किसी भी अस्पताल में एक साथ नहीं थे। और ये चीज़ मुझे बहुत खलती थी, बिकॉज एवरी वुमेन एवरीवेयर हैज़ द राइट टू द बेस्ट। ऐसा क्यों होना चाहिए कि हमारे शहर से महिलाएं रोबोटिक सर्जरी कराने दिल्ली या बॉम्बे जाती हैं? ऐसा क्यों होना चाहिए कि ट्रू क्लियर डिवाइस जो एक औरत को यूट्रस निकालने की सर्जरी से बचा सकता है,
वो हमारे मध्य भारत में कहीं भी नहीं था। सो इस थॉट के साथ वी इन्वेस्टेड हेविली ऑन टेक्नोलॉजी। अच्छा, हम औरतों की हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं। आजकल के सिनारियों में मुझे लगता है लड़कियों को छोटी एज से ही बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई है। तो इसमें मेजरली कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो हमें देखने को मिल रही है आजकल मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा? अच्छा, इसको ये है, अच्छा ये तो बहुत कॉमन हो गई है। मेनली 3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस। आजकल हर तीसरी लड़की को पीरियड्स नहीं आना, सिर्फ दवाई लेने पर आना, स्किन इश्यूज, वेट गेन, हेयर फॉल, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बहुत ही पुअरली अंडरस्टूड है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इसको हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि एंडोमेट्रियोसिस बीमारी डायग्नोस करने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। अच्छा। तो और इसका बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव इम्प्लीकेशंस हैं लाइफ लॉन्ग महिला के लिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हर लड़की, हर पेरेंट को पता होना चाहिए, वो है सर्वाइकल कैंसर और इसका वैक्सीनेशन। अगर आप समझें कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, बट वो 100% प्रिवेंटेबल है सिर्फ एक वैक्सीन से, और वो वैक्सीन आपके शहर में, आपके मोहल्ले में उपलब्ध है, परंतु कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने बेटियों को या जिन्होंने अपने खुद को ये वैक्सीन लगाया होगा। सो दीज 3 थिंग्स आई थिंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर महिला को पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओएस के लिए भी कोई वैक्सीन है? ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल तो नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा रोल है अर्ली डायग्नोसिस का। अगर हम इसको सही समय पे डायग्नोस कर लेते हैं तो आगे ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है। पीसीओएस के बारे में अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट पेशेंट के पास खुद ही होता है। यानी कि प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से पीसीओएस को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं लाइफ लॉन्ग, बशर्ते कि वो इसको समझें और डायग्नोस कर लें। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा मेडिकल जार्गन्स में तो नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली हमें बहुत ही सिंपल भाषा में समझना है, लेकिन ये पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, ये हो क्यों रहा है? ये इतना बढ़ क्यों रहा है? क्या ये पहले भी होता था या महिलाओं को पता नहीं था, या फिर अब इस दौर में ये बहुत ज़्यादा होने लगा है? दोनों ही चीज़ें हुई हैं। सो अब एंडोमेट्रियोसिस चूँकि बहुत बड़ा एक बूम आया है सोशल मीडिया के कारण, तो कई बार जब डॉक्टर्स नहीं डायग्नोस कर पाते, पेशेंट्स अपने सिम्टम्स डालता है चैट जीपीटी में या गूगल में, तो उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है। और फिर कई बार पेशेंट्स वो पढ़ के डॉक्टर के पास में जाते हैं कि अच्छा, ये मुझे ये सिम्टम है, शायद मुझे ये हो सकता है। तो पहली चीज़ है अवेयरनेस। सेकेंड है प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल्स। अब हमारे पास अच्छी इमेजिंग, लैप्रोस्कोपी, एमआरआई, ये सब है। और तीसरी बात यह है कि ये दोनों ही डिसऑर्डर्स अब एक्चुअली सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पीसीओएस का जो प्रेवलेंस है वो 12 साल पहले आप कंपेयर करेंगे तो उससे डबल हो चुका है। एंडोमेट्रियोसिस भी लगभग 1.5 टाइम्स बढ़ चुका है अगर हम 12 ईयर्स 13 ईयर्स पहले का कंपेयर करें। तो तीनों ही चीज़ें हो गई हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, डायग्नोसिस के साधन बढ़ गए हैं, और एक्चुअली ये बीमारियां भी बढ़ गई हैं। अच्छा, और क्या ये सीधे तरीके से ये जो बीमारियां हो रही है, यही वजह है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी महिलाओं की ख़राब हो रही है? अब आजकल जो महिलाओं का एक फोकस हो गया है एजुकेशन पर, करियर पर, हमेशा हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, उसके कारण भी चाइल्ड बेयरिंग बहुत पोस्टपोन होती जा रही है। तो पहले प्रेफरेंस रहता है पूरे परिवार का कि आप पढ़ लो, फिर आप करियर में स्टेबल हो जाओ। उसके बाद भी कई महिलाएं चाहती हैं कि हम करियर में और अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं, फिर हम फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। इसके कारण जो एडवांस्ड एज की प्रेगनेंसीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और इनफर्टिलिटी का भी जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो रिप्रोडक्टिव एज एक होती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर काम किया जाए तो स्टिल ये इनफर्टिलिटी की जो दिक्कतें हैं उससे कोप अप किया जा सकता है। रिप्रोडक्टिव एज अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो सेफ एज क्या है मेडिकली? क्या होता है कि हम हमेशा चाहते हैं कि डॉक्टर एक कोई मैजिक एज बता दे कि ये एज सही है बच्चा करने के लिए, बट इन रियलिटी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एज। व्हाट इज बायोलॉजिकल एज? जैसे आप 2 लोगों को देखेंगे तो किसी के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी के लेट समय तक भी काले रहते हैं, किसी की स्किन में जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, किसी की लेट एज तक भी स्किन अच्छी रहती है। सेम वे आपकी जो ओवरीज की एजिंग है वो अलग अलग रेट में हर महिला के लिए हो रही है। तो अब हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, और ये सिंपल टेस्ट है, इसको AMH कहा जाता है। इससे हम आपकी बायोलॉजिकल एज, आपकी ओवरीज की एग्जैक्टली एसर्टन कर सकते हैं। तो अब इसका फ़ायदा ये है कि हो सकता है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज 27 हो,
बट योर ओवरीज में बी लाइक समबडी हु इज 35. और उल्टा भी हो सकता है कि आप 35 हो बट योर ओवरीज आर अ बायोलॉजिकल एज ऑफ 26 और 27. सो दिस विल हेल्प यू टू फैक्टर इन. जब हम अपनी लाइफ की मैट्रिक्स डिसाइड करते हैं तो उसमें ये भी चीज़ फैक्टर होनी चाहिए कि हमारी बायोलॉजिकल एज क्या है, और जब हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें तो इसको भी एक फैक्टर ज़रूर मानें. बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप. अच्छा, आज से बहुत साल पहले होता था जब अगर कोई कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार सिर्फ एक औरत को ही माना जाता था. औरत को ही बोल दिया जाता था, आदमियों को कहा जाता था दूसरी शादी कर लो, तुम्हें तो बच्चा हो ही जाएगा. इनफैक्ट आगे हम उस पर भी बात करेंगे कि लड़की होना लड़का होना, दैट फैक्टर ऑल्सो. लेकिन इनफर्टिलिटी कैसे मेन से भी टोटली रिलेटेड है. अगर कोई कपल बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आदमियों में भी किस तरीके की दिक्कतें हैं? एब्सोल्युटली, एंड इट इज अ 50-50. 50% कंट्रीब्यूशन कंसेप्शन में और इवन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी में पुरुष की तरफ से आता है. तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर हमें कंसीव करना है तो केवल महिला को ही लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, उसे ही अपनी हेल्थ पे वर्क करना है, उसे ही अपनी टेस्ट करानी है, उसे ही डॉक्टर के पास जाना है. बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट अगर आपको जल्दी कंसीव करना है, आप चाहते हैं कि होने वाला बेबी हेल्दी हो, मिसकैरेज के चांसेस कम हो, तो मेल पार्टनर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जनरल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल. अच्छा, हर हेल्थ की हम बात कर लेते हैं. दिन भर में कितने ऐसे पेशेंट्स आ जाते होंगे आपको, मतलब जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसी शिकायतें लेकर? चूँकि हम स्पेशलाइज्ड हैं इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सो वी सी मोर देन 50 to 100 कपल्स एवरी सिंगल डे, एंड वी हैव अ रेंज ऑफ फैसिलिटीज़. सो हम अपने आप को एक IVF सेंटर नहीं समझते, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ योर ओनली टूल इज़ द हैमर, एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक द नेल. यानी कुछ अनफॉर्चुनेटली IVF सेंटर्स हैं जो हर पेशेंट का IVF करते हैं. हम लोग हर पेशेंट का बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड एवैल्यूएशन करते हैं, एंड इन आवर एक्सपीरियंस केवल 20% को IVF की ज़रूरत पड़ती है. 80% पेशेंट्स जो हैं वो सिंपल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इनसे ही कंसीव हो जाते हैं. तो सिंपल ट्रीटमेंट्स जैसे IUI है, ओव्यूलेशन इंडक्शन है, इन सब पे भी हम उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि हम IVF के रिजल्ट्स पे देते हैं. मतलब किसी भी हालत में डायग्नोसिस, हर हेल्थ इज वेरी सीरियस अबाउट डायग्नोसिस. मतलब अच्छा, अब हम IVF की बात करते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब अगर जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ तो लेते हैं टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन इसमें आपने नए स्कोप्स देखे हैं. इसमें आपने देखा है हाउ इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू ह्यूमन काइंड. तो वो चीज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, और कब एक कपल के लिए ये करवाना ज़रूरी हो सकता है? क्या लगता है आपको, इसको लेकर कैसी अवेयरनेस है इंडिया में, मध्य प्रदेश में? I think if you talk about the last 40 years and the biggest invention one of the biggest inventions in the field of medicine, not just reproductive medicine, it is IVF. And I think the beauty of IVF is कि जिस साइंटिस्ट ने इसको ईजाद किया था उन्होंने इस पे पेटेंट नहीं किया, एंड दैट इज़ वाई ऑल ऑफ अस आर एबल टू रेप्लिकेट हिज टेक्निक एंड मेक मिलियंस बिलियंस ऑफ बेबीज. सो आई थिंक हर बार जब हम IVF करते हैं तो हमें उनको भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस प्रोसेस को फर्स्ट टाइम किया. कितने उनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी होंगी, उस समय के जो सोशल कंस्ट्रक्ट थे उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने किया, और उन्होंने सेल्फलेसली इसको ही पुट इट आउट देयर सो दैट एवरीबडी इन द वर्ल्ड कुड बेनिफिट. अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, तो अब प्रैक्टिकली शायद ही ऐसा कोई कपल होगा जो कभी कंसीव नहीं कर सकता. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर एबल टू मेक यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी अब एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, और अब बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड इट ऑल्सो. अच्छा, आपकी एक तस्वीर देखी थी मैंने, आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. कोई कुछ बात हुई थी आपकी उनसे? बहुत छोटी सी मुलाकात थी, बट एक चीज़ उनके बारे में है कि उनका जो ऑरा है वो बहुत ही पावरफुल है. तो उनको देखना, उनके साथ में प्रेजेंट रहना ही बहुत सारी एनर्जी देता है. और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हमें खुद को लगने लगता है कि हम थक रहे हैं या हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं,
तो मैंने अपने कमरे में ही उस तस्वीर को रखा हुआ है। तो मैं यदि उसको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, काम करने को अभी बहुत है और एनर्जी और बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और आई एम श्योर कि आप एनर्जेटिक रहोगे तभी वो एनर्जीज बटेंगी और लोग भी उससे और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो अब हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो क्यों ना हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से रोबोटिक सर्जरी होती है, क्योंकि हवा बहुत है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर प्रिया। चलिए तो चलते चलते हम हर हेल्थ हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में आ गए हैं। ऑपरेशन थिएटर में आपको अंदर की फैसिलिटीज़ भी दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए मेडिकल प्रोटोकॉल्स के लिए करना पड़ता है चेंज, तो हम वो भी कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आने के लिए हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो किया है बिकॉज ऑब्वियसली शी इंसिस्टेड। तो ये सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कुछ पेशेंट यहीं पर लेटता है। जी, ये यहाँ पर पेशेंट लेटता है और ये जो आप देख रहे हैं ये रोबोटिक आर्म्स हैं। एक्चुअली ये पेशेंट के अंदर नहीं जाते हैं, पेशेंट के अंदर उसका बहुत छोटा जो टिप होता है वो जाता है। बट ये जैसे हमारे हाथ में 2 जॉइंट होते हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। सो ये आर्म एग्जैक्टली वो तीनों जॉइंट्स को रेप्लिकेट करता है। जो रिस्ट जॉइंट है दैट इज इनसाइड द पेशेंट, बट शोल्डर और एल्बो, सो जैसे हमारे शोल्डर की रेंज ऑफ मूवमेंट्स होती है वो इस जॉइंट में है, जो एल्बो की मूवमेंट्स होती है वो यहाँ पर है। सो प्रैक्टिकली द रोबोट इज ऑपरेटिंग लाइक सर्जन्स हैंड्स। तो आप ये डॉक्टर का हाथ है। यस। अब इसमें एक एडवांटेज है कि हमारे तो 2 ही हाथ होते हैं और आंखें होती हैं। रोबोट के पोटेंशियली 2 और हाथ हो सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी में मैं 4 हाथों से और 10 गुना मैग्नीफाई करके ऑपरेट कर सकती हूँ। इट्स लाइक कभी कभी डॉक्टर्स को ऐसा होता था कि काश हमारे 4 हाथ होते। अभी ब्रेन एक है, ह्यूमन एक है, नॉट अनदर डॉक्टर, एक ही डॉक्टर के 4 हाथ। अब हम वो भी देखते हैं कि अंदर कैसे आपको दिखता है सब कुछ, तो उसके लिए ये है ना। रोबोट के ना मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर ये सर्जन बैठता है और इसे कमांड सेंटर कहते हैं। यहाँ पर ये जो है ये गिम्बल्स हैं। अच्छा, ये जो दोनों गिम्बल्स हैं, यहाँ पे पैर पे आपको कुछ स्विचेस दिख रहे हैं। ये जो फर्स्ट स्विच है दैट इज द क्लच। तो अच्छा, ये वाला जब हम क्लच को प्रेस करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। ड्राइविंग जैसे एग्जैक्टली की जाती है। अब ये जो पूरा कंसोल है इसमें 3D विजन है। अच्छा, तो 3D विजन है इसलिए मैं ये 3D गॉगल्स लगा रही हूँ। मैं भी लगा लेती हूँ जी। और इसमें ये ट्रैकिंग डिवाइस है। दिस इज अ सर्जन ट्रैकिंग डिवाइस, सो दैट डिवाइस इज ट्रैकिंग मी। अगर मैं इधर देखूंगी तो इंस्ट्रूमेंट्स फ्रीज हो जाएंगे। अच्छा जी। मतलब फुल अटेंशन, फुल फोकस्ड, ये Correct. भी So- इंश्योर कर रही है मशीन खुद। राइट। अब ये आपको इंस्ट्रूमेंट के टिप इसके अंदर दिख रहे हैं। मैंने ये गिम्बल उठाया है क्लच पे पैर रख के जी। और अब इसके ऊपर मैं जो भी मूवमेंट्स करूंगी एग्जैक्टली मेरे इंस्ट्रूमेंट्स के टिप उसको फॉलो करेंगे। अब नॉर्मली हमारे हाथ के जितने मूवमेंट्स होते हैं, हम अंदर और बाहर जा सकते हैं, ऊपर और नीचे जा सकते हैं, हम अपनी रिस्ट को मोड़ सकते हैं दूसरी तरफ भी, ठीक है। तीसरा हम इसको रोटेट कर सकते हैं वाइल गोइंग इनसाइड। सो प्रैक्टिकली इट इज कॉल्ड एज 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी इनसाइड आउटसाइड, ऊपर नीचे, रोटेशन, लाइक द 8 डायरेक्शंस, एंड देन यू कैन गो इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। सो जो सर्जरी कॉर्नर्स में होती है, जैसे पेल्विक सर्जरी है, यूट्रस बीच में रहता है और बीमारी जो है वो कहीं कॉर्नर में छुपी हो सकती है। तो इन मिनिएचराइज्ड हाथों से हम एक्चुअली पेशेंट के अंदर, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूम कर पा रहे हैं हम। बिल्कुल। तो हमें एग्जैक्टली अगर यहाँ जाना है तो मैं इसको और ज़्यादा जूम कर सकती हूँ ये। तो एग्जैक्टली जो है हम कहाँ पर प्रॉब्लम है उसको निकाल सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छा होता है बीमारी और नॉर्मल टिश्यू में, बिकॉज इट इज़ अ 3D विजन। अब इसमें जो एक्यूरेसी है, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई ओपन सर्जरी अपने हाथों से कर रहा है जी, और इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट से जब वो ऑपरेट करेगा तो टिश्यू डैमेज जो है वो बिल्कुल मिनिमल होगा। जो होल्स बनते हैं पेशेंट के अंदर वो बिल्कुल छोटे होंगे और सारी जो मूवमेंट है इंस्ट्रूमेंट की वो उसके टिप पर हो रही है। पेट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट जा रहा है वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिकली पेशेंट इज एबल टू गेट अप एंड स्टार्ट मूविंग द नेक्स्ट डे। पेशेंट खड़े होकर छुट्टी मांग लेता है। अच्छा। round और हो जाता है। आमतौर पे पेशेंट्स जो बोलते हैं कि हमें स्कार नहीं चाहिए था, उसके लिए भी दिस इज वेरी बिल्कुल, हेल्पफुल। बिकॉज हम नॉर्मली अगर अपने हाथों से सर्जरी करते हैं तो हमको 15 सेंटीमीटर का कट देना पड़ता है। जितना बड़ा कट रहेगा उतना पेन होगा, उतना स्कार आएगा,
आगे जाके हर्निया के चांसेस होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। जितना छोटा कट होगा उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। और ये रोबोटिक सर्जरी को लेके कैसा रिस्पॉन्स है? मतलब आमतौर पर डॉक्टर और डॉक्टर के हाथ पे तो विश्वास करते हैं पेशेंट्स, लेकिन एक रोबोट उनकी सर्जरी करने जा रहा है, ये जब आप पेशेंट को बताते हैं तो वो डर जाते हैं क्या, या फिर एक्सेप्टिंग? प्रैक्टिकली अब क्या है कि रोबोट को इंट्रोड्यूस हुए 15 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, मगर पेशेंट ये अच्छे से समझते हैं कि रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा है। रोबोट इज़ नॉट एन ऑटोनॉमस इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट। रोबोट इज़ वर्किंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द सर्जन। अच्छा। सो जो अच्छा सर्जन है वो अच्छा रोबोटिक सर्जन भी होगा, क्योंकि मूवमेंट्स तो आखिर हाथ के ही हैं जो वहाँ पे रेप्लिकेट हो रहे हैं। सो रोबोटिक्स इज एबल टू ऐड टू योर सर्जिकल प्रिसीजन, अच्छा। एंड इट विल मेक यू अ बेटर सर्जन, बट इट विल नॉट रेप्लिकेट अ सर्जन। आपने जब ये शुरू किया था अपना प्रोफेशन, तब ऐसा कुछ था नहीं या सुना नहीं था। जब ये आ गया है और आप इसमें एक्सपर्ट हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी मुझे जानना है। मेरे लिए इट इज़ वेरी माइंड ब्लोइंग, बिकॉज अब क्या हो गया है, ये जो स्पेसिफिकली ये वाला रोबोट है, इसमें टेली रोबोटिक्स की फैसिलिटी है। तो ये जो आपने सर्जन कमांड सेंटर देखा, ये पेशेंट के पास में था जी। और सर्जन कमांड सेंटर इस पर्टिकुलर रोबोटिक सिस्टम में दुनिया में कहीं भी हो सकता है। आपने दिल्ली से सर्जरी की थी? बिल्कुल। भोपाल में? हाँ। उसका इस ओटी से कुछ लेना देना है उसी क्या? ओटी में करी थी। उसी हाँ। ओटी से किया था। वो कैसे पॉसिबल हो तो पा रहा है? मतलब वो- डॉक्टर, मैं दर्शकों को पहले बता दूं कितना सीरियस और कितना इंटरेस्टिंग है ये। मतलब डॉक्टर वहाँ है नहीं जहाँ पेशेंट है, कहीं और शहर में है, और आमतौर पर ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी हो सकती है अगर फॉर सम रीज़न अगर पेशेंट डॉक्टर तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, उसके बावजूद एक डॉक्टर आपको ऑपरेट कर पा रहा है। वो कैसे? शी इज़ द एक्सपर्ट। एग्जैक्टली। तो टेली रोबोटिक्स एक बिल्कुल ही नया रेवोल्यूशन है। मैंने तो नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ टाइम में होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इट इज़ आई थिंक अ गेम चेंजर। हम अभी तक सालों से टेलीमेडिसिन की बातें करते आ रहे हैं, जिसमें पेशेंट डॉक्टर से एक कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन के थ्रू ले सकता है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है। जो रियल गेम चेंजर है, जो सर्जन का स्किल होता है, उसके लिए अब आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास ये सर्जिकल रोबोट है तो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट सर्जन अपने हॉस्पिटल में बैठ के मेरे पेशेंट की सर्जरी सेफली कर सकता है। और हमने अभी तक 4 टेली रोबोटिक सर्जरी करी है। इनफैक्ट वर्ल्ड की फर्स्ट सर्जरी जो मूविंग बस से करी है, वो मैंने भोपाल में यहाँ पर करी है। पेशेंट हमारे पास था, मैं बस में थी, बस में कमांड सेंटर से हमने कमांड देके 2 सर्जरीज जो है वो करी है। That और was the ये world's जो first. ये जो इंडियाज़ फर्स्ट ट्रू क्लियर डिवाइस है, ये क्या है? क्योंकि ये इंडियाज़ सेंट्रल इंडियाज़ फर्स्ट है। सेंट्रल इंडियाज़ फर्स्ट Right. मध्य प्रदेश में आपने अगर किया है, तो Correct. इसके बारे में बताइएगा। क्या होता है, कभी कभी यूट्रस के अंदर कुछ ग्रोथ्स रहती हैं। अच्छा। अब इन ग्रोथ्स को हम पॉलिप कहते हैं, और इसके कारण हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, और कई बार पेशेंट को यूट्रस भी रिमूव करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दीज। ट्रू क्लियर ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं, और जैसा आपने देखा है वीडियो में कि वो लिटरली उस पॉलिप को खा जाता है और पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। और ये प्रोसेस अंडर विजन होती है। पहले जो डीएनसी या इस तरह की प्रोसेस होती थी, वो उसमें ब्लाइंडली यूट्रस को खुरचा जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी रिफाइंड, वेरी प्रिसाइज प्रोसीजर, एंड 99% ऑफ द पेशेंट्स दे अवॉइड अ सर्जरी बिकॉज ऑफ ट्रू क्लियर। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कट नहीं है, तो आप सुबह आएंगे, आपका सर्जरी या प्रोसीजर होगी और आप शाम को घर जा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अब बहुत कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो रहा है, तो मैंने देखा हर हेल्थ में ही मैंने पहली बार देखा है ऑनेस्टली कि एक दुर्लभ दर्शन करके वीआर मैंने एक पेशेंट को पहने हुए देखा है। तो मैं उसका एक्सपीरियंस भी लेना चाहूँगी और आपसे जानना भी चाहूँगी कि इसके पीछे का क्या आइडिया था, किसका आइडिया था, कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल। डॉक्टर प्रिया, इसके पीछे का ये कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी प्रोसीजर या सर्जरी के लिए आते हैं तो हम बहुत एंग्शियस होके आते हैं, और आदमी एक ही व्यक्ति को याद करता है उस समय, और वो है भगवान। तो अब मुझे अयोध्या राम मंदिर दिख रहा है। बिल्कुल। तो अगर आपकी सर्जरी के जस्ट पहले भगवान आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल, और एक पीस भी मिलेगा, बिल्कुल, हार्मनी मिलेगा। एब्सोल्युटली। एक्चुअली साइंटिफिक भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि जब हम पेशेंट को ओटी टेबल पे लिटाते हैं, उसको एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करते हैं, जितनी ज़्यादा एंग्शियस पेशेंट होगी उतना डोज जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। द मोर रिलैक्स्ड, एक्सेप्टिंग एंड हैप्पी पेशेंट, लेस विल बी द डोज ऑफ एनेस्थीसिया दैट वी रिक्वायर, फास्टर विल बी द रिकवरी।
सो एक्चुअली ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, मैं सोचती हूँ, विच एक्चुअली हैज़ रिजल्टेड इन इम्प्रूव्ड आउटकम्स। और हम इस पर एक स्टडी भी कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं कुछ पेशेंट्स को जिन्होंने पहले नहीं देखा और जिन्होंने देखा, अच्छा। और उनके रिकवरी लेवल्स, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल, क्योंकि हम हमेशा ना हार्ड आउटकम्स देखना चाहते हैं, बट जो सॉफ्ट आउटकम्स रहते हैं, पेशेंट एक्सपीरियंस रहता है, आई थिंक दैट इज़ द रियल गेम चेंजर, और उसको हम सब डॉक्टर्स को चेज करना चाहिए। अब ये OR1, इट इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज OR1। OR1 एक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब एक पेशेंट OT में आता है तो उसका सारा डेटा हमारे फिंगर टिप्स पे, हमारी स्क्रीन्स पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे उसका अल्ट्रासाउंड देखना है तो मेरे सामने स्क्रीन है, वहाँ पर मैं उसका अल्ट्रासाउंड वहाँ पर प्ले कर सकती हूँ। अच्छा। ड्यूरिंग सर्जरी अगर हमें लगता है कि हमें MRI की इमेजेस देखनी है या उसके लैब्स पुल आउट करने, तो हम उसको इसके थ्रू पुल आउट कर सकते हैं। पूरी मेडिकल हिस्ट्री आपके पास रहती है। टोटली। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज दैट पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी जैसे अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो मैं OT में रह के अपने मोबाइल से या सिस्टम पे लॉगिन करके एक्चुअली देख सकती हूँ कि अल्ट्रासाउंड कहाँ हो रहा है। अच्छा, किसी भी पेशेंट का। जी। तो डॉक्टर प्रिया, टेक्नोलॉजिकली तो बहुत एडवांस है, लेकिन मैं अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट को भी अगर स्क्रॉल करूं तो उस पर एक चीज़ सारे पेशेंट्स के चेहरों पे दिखती है, बहुत ही कॉमन है, और वो है ब्रॉड सी स्माइल। ये विश्वास हार्मनी इंस्टीट्यूट हर हेल्थ ने कैसे जीता है? उसका शायद एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एज अ टीम वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दोज मोमेंट्स ऑफ लाइफ। जब एक परिवार में बच्चा आता है तो वी आर अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। हमने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया, IVF किया, लैप्रोस्कोपी करी, फिर प्रेगनेंसी में उसकी देखभाल करी, और फिर जब वो डिलीवरी होती है तो बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, वी आर एबल टू गिव दैट वाइब। एंड सेकेंडली, एक जो टेंडेंसी होती है टू मेडिकलाइज बर्थ, यानी डिलीवरी एक मेडिकल प्रोसीजर बन जाती है, हॉस्पिटल में जाना। सो वी ट्राई टू डॉक्यूमेंट। हम जैसे पेशेंट जब अंदर आता है वहाँ से लेके उसकी पूरी जो बर्थिंग जर्नी है उसको सारे पेशेंट्स की हम डॉक्यूमेंट करते हैं, एंड दैट इज़ ऑन द हाउस। वी गिव दैट रिकॉर्डिंग टू एवरी फैमिली जब वो मेंबर को वेलकम करते हैं उसका। देर इज़ अ केक कटिंग, तो जब हम सारे जाते हैं और बच्चे को वेलकम करने के लिए 0 ईयर्स वाला केक कट करते हैं। हर बेबी का फुटप्रिंट लेके एज अ मोमेंटो वी गिफ्टेड टू द फैमिली। अच्छा। We have a welcome dinner for the baby in our canteen, which is our way of celebrating that occasion. And for some patients we also, if they request, हम उनके गाड़ी को डेकोरेट करते हैं, उनके घर में वेलकम का भी अरेंज करते हैं। अच्छा। एंड ऑल्सो वन यूनिक थिंग इज कि घर जाते समय एवरी पेशेंट गेट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रा फेशियल फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, ऑल द बेस्ट आपको इस वंडरफुल प्रोजेक्ट के लिए, और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसके बारे में पता चले, क्योंकि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग चर्चा करने के लिए। Thank तो सेहत की पाठशाला में आज हमने जाना है कि महिलाओं को हर चीज़ के बारे में कहाँ पे क्या कुछ जानकारी मिल सकती है, और न सिर्फ जानकारी मिल सकती है बल्कि एक बेहतरीन फैसिलिटेटेड ये हॉस्पिटल सेवा मिलेगी, जहाँ पर IVF, इनफर्टिलिटी, अगर संतानहीन कोई कपल है उनको बहुत कुछ जानना है, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसी तमाम समस्याओं का निराकरण अगर आपको चाहिए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपको मिलेगा हार्मनी इंस्टीट्यूट हर हेल्थ। नमस्कार।